11 एयर बेसेस पे मारे, इसमें पंजाब भी, कराची भी, इन्हें डीप स्ट्राइक किया हमने। सबसे बड़ी बात है कि हमने इस बार पंजाब में घुस करके मारा है। पाकिस्तान कुछ न्यूक्लियर में कुछ फैसले ले पाता, हम आपके न्यूक्लियर चीज को तबाह कर देंगे, आप न्यूक्लियर कोई अटैक करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। भारत ने साफ कहा है कि हमने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास अब कुछ ऑप्शंस बचे नहीं थे जवाबी हमला करने के लिए। ब्रह्मोस को तो खैर वो वैसे भी नहीं रोक सकते। चाइना के पास जो ड्रोन है वो बेकार साबित हुआ है। चाइनीज ड्रोन का मार्केट गिरने वाला है। चाइना जो टर्की का ड्रोन भी खराब रहा, टर्की का ड्रोन का भी पर्दाफाश हो गया, एक्सपोज हो गया है। भारत और पाकिस्तान संघर्ष में भारत ने क्या कुछ हासिल किया, भारत ने क्या पाया, भारत के लिए क्या कुछ पॉजिटिव्स रहे, सीधा मुद्दे पर आते हुए आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। और साथ ही साथ कोई भी परीक्षा या इम्तिहान होता है तो उसमें कुछ सीख और सबक भी हासिल होते हैं, मिलते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ navbharattimes.com के मेरे साथी अभिजात शेखर आजाद मौजूद हैं। इस पर पूरी रिसर्च के साथ उन्होंने एक आर्टिकल भी navbharattimes.com पर लिखा है। चर्चा हम इसी बात को लेकर करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में भारत के लिए पॉजिटिव्स क्या है, सीख और सबक क्या है। जी अभिजात जी, हमने कई तरह की बातें की जो पिछले खास करके जब आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम में, उसके बाद से लेकर के अभी तक का जो सिनेरियो है, एक तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो चुका था। उन तमाम परिस्थितियों में तमाम चीज़ों को लेकर के हमने एनालिसिस करने की कोशिश की कि आखिर इससे भारत ने क्या सब भारत को फायदे हुए हैं, भारत ने क्या अपना प्रभुत्व मनवाया है, भारत को इनसे क्या कुछ सबक लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आज हमारे जो डीजे मनोज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा था कि हर एक जो लड़ाई होती है पिछली लड़ाई की तुलना में अलग होती है और आने वाली जो आगे जो लड़ाई कभी होगी, उन्होंने कहा भगवान ना करे ऐसा हो, बट आगे अगर कोई लड़ाई होती है तो इस लड़ाई के मुकाबले भी अलग होगी। इस हमने कई सारे पॉइंट्स को लेकर के करना चाहा कि पाकिस्तान की सैनिक कमजोरी को हमने कैसे पर्दाफाश किया है, हमने डिप्लोमेसी के स्तर पर कैसे अपना प्रभुत्व जो है एक बार फिर से मनवाया है। इसके अलावा हमें शायद कुछ हद तक कुछ जगहों पे परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव्स तो ऐसे हैं जिनके आगे जाकर के बहुत शानदार इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। जिस तरह से भारत चाहता है कि हम अपना सैन्य बिक्री में डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाएं, तो उसमें भारत को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जिस तरह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमने तुर्की के ड्रोन को मार गिराया है। तुर्की अपने ड्रोन को लेकर के काफी हल्ला करता आया था, लगातार वो दावे करता आया था कि हमने ऐसा ड्रोन है, ऐसा ड्रोन है। तो उसको उन्होंने कहा है एक एक करके, बिल्कुल एक एक करके इन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर भारत की तरफ से ये जो कामयाबी हासिल की गई है और जो भारत की सफलता है, पॉजिटिव्स है, साथ ही साथ भारत के लिए अब आगे चुनौती क्या है, इससे सबक क्या है, इन पॉइंट्स पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले पॉइंट पर आते हैं, रणनीतिक और सामरिक लिहाज से क्या कुछ भारत के लिए कामयाबी। सबसे बड़ी बात है कि हमने इस बार पंजाब में घुस करके मारा है। पाकिस्तान के पंजाब, यस, पंजाब में घुस करके मारा है। इनफैक्ट 11 एयर बेसेस पे मारे, इसमें पंजाब भी, कराची भी, इन्हें डीप स्ट्राइक किया हमने। डीप स्ट्राइक का मतलब साफ तौर पे ये होता है कि आप कहीं पे भी हो हम मारेंगे, और जो आप जो न्यूक्लियर थ्रेट इसकी चेतावनी देकर के अभी तक हमें ब्लैकमेल करते आए थे, अब ये ब्लैकमेल आप नहीं कर पाएंगे, इसने साफ तौर पे संकेत इन्होंने दे दिया है। जिसमें कि नूर खान एयर बेस पे हमला हुआ, फिर कराची के एयर बेस पे, नेवल बेस पे हमला नहीं हुआ है, एयर फैसिलिटी केंद्र, जिसपे आज मतलब कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था भारत की तरफ से किया गया था, उसमें इन्होंने कहा है कि एयर बेस पे हमला हुआ है। इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग जो मतलब हम जहां चाहे जब चाहे अटैक कर सकते हैं, आप रोक नहीं पाएंगे। उसमें रावलपिंडी जो कि जहां पे पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, उसके ठीक बगल में एयरबेस पे हमला करना, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान की सेना को झटका देने वाला है। खास करके न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत का अगला टारगेट जो था, हो सकता था, वी आर नॉट कंफर्मिंग दिस, बट उन्होंने दावा किया कि हो सकता था अगला न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर भारत का टारगेट हो सकता था। इसका मतलब ये था कि इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ न्यूक्लियर में कुछ फैसले ले पाता, हम आपके न्यूक्लियर चीज को तबाह कर देंगे, आप न्यूक्लियर कोई अटैक करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये रिपोर्ट है, हम उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने ऐसा दावा किया है। राइट, अगर ये वास्तव में ऐसा कुछ था, न्यूक्लियर कमांड की बैठक भी हुई थी 9 तारीख की बैठक उन्होंने कहा था कि बुलाने वाले हैं, बट बैठक उनके विदेश मंत्री जो है इशाक डार, उन्होंने इसको डिनाई किया था। उन्होंने कहा था कि बैठक इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई है। जी ठीक है, इसके बाद और क्या कुछ रहा? पाकिस्तान की कमजोरियों को भी यहाँ पर उजागर कर दिया। बिल्कुल बुरी तरह से उसको उजागर किया गया। उनका डिफेंस, देखिए डिफेंस सिस्टम जो होता है, रडार सिस्टम जो होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आप जो इनकमिंग कोई खतरा है उसको आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर आप अपना जो अटैक करते हैं, इसमें ग्राउंड
खास करके एयरफोर्स के जरिए, तो ग्राउंड कोऑर्डिनेशन जो बनता है, नेटवर्क बनता है, वो एयर डिफेंस सिस्टम और रडार से ही बनता है। अगर मतलब हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम जब अपने वाहन पर चल जाते हैं तो हम गूगल मैप को ओपन कर लेते हैं, उसी रडार वो हमको बताता रहता है कि कितना आपको राइट जाना है, कितना लेफ्ट जाना है, कितना किलोमीटर चलना है, तो उसी तरह से या फिर इनकमिंग कुछ है तो उसको हम इंटरसेप्ट करते हैं उससे, और फिर उसके उसी तरह से रडार सिस्टम वर्क करता है। और जो भी चीजें आप भारत ने साफ कहा है कि हमने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास अब कुछ ऑप्शंस बचे नहीं थे जवाबी हमला करने के लिए, यानी अगर भारत के हमले को रोकने के लिए भी भारत के हमले को रोकने के लिए आपके पास, इसीलिए तो भारत के तमाम जितने मिसाइल्स थे वो जाकर के टू द पॉइंट टारगेट पे हमला कर रहे थे। ब्रह्मोस को तो खैर वो वैसे भी नहीं रोक सकते। ब्रह्मोस को तो पाकिस्तान के और चीन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम अपने हैं जिनको वो पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो तो पहले भी रोक नहीं सकते थे। और इससे वो तो एक ब्रह्मोस तो 1 साल पहले भारत की घूम भी आ गई थी। यस। तो इसका मतलब होगा कि चाइना के पास जो ड्रोन है वो बेकार साबित हुआ है। चाइनीज ड्रोन का मार्केट गिरने वाला है। चाइना जो टर्की का ड्रोन भी खराब रहा, टर्की का ड्रोन का भी पर्दाफाश हो गया, एक्सपोज हो गया है। यानी तुर्की, अजरबैजान और ये चीन, पाकिस्तान, ये सब मिल करके जो नेक्सस बना रहे थे, इनके भारत ने एक सामूहिक तौर पर इनको कब्र में डाल करके गाड़ दिया, उसमें मिट्टी डाल दिया है। राइट, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। हाँ। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें कूटनीतिक तौर पर, इसमें भारत के साथ कौन खुलकर आता हुआ दिखाई दिया? क्या इसमें भारत की किस तरीके से जीते? डोनाल्ड ट्रंप वाली बात पर भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल पता चल गया क्या हमको कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा खुलकर दुश्मन के तौर पर सामने आ गया? भारत को बहुत पहले से पता था कि अगर इस तरह का कोई होता, अगर हम किसी दिन ऐसा फंसते हैं। आपको याद होगा कि भारतीय विदेश मंत्री जो जब यूक्रेन युद्ध के बाद भारत से विदेश मंत्री से कई यूरोपीय पत्रकारों ने पूछा था कि अगर आप किसी फाइट में इंगेज होते हैं चीन के साथ, मान लीजिए, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपके साथ कोई साथ देगा? इनसे ये सवाल पूछा गया तो उसमें उन्होंने कहा था हम किसी से उम्मीद कोई रखते भी नहीं है। राइट, तो भारत इस मामले में हमेशा से क्लियर रहा है कि अगर कोई हम लड़ाई में उलझते हैं तो हमारा साथ देने के लिए कोई आने वाला नहीं है। राइट, यही देखा गया है कि ज्यादातर देश या तो न्यूट्रल बने रहे, चुप रहे। पाकिस्तान के साथ तुर्की और चीन खुलकर खड़ा हुआ, हमारे साथ इजराइल पूरी तरह से साथ खड़ा था। रूस नहीं आया, लेकिन क्या रूस आया क्या? रूस न्यूट्रल रहा, रूस बिल्कुल बोला नहीं, उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। भारत को शायद यहाँ पे ये देखना होगा कि भारत ने पिछले कुछ सालों में रूस के हथियारों पर निर्भरता अपनी कम की है। इसके अलावा डिप्लोमेसी में के लिहाज से भारत पश्चिम की तरफ कुछ ज्यादा मुड़ा है, गया है। इसके अलावा जो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस जो कमजोर हुआ है, तो उस पर चीन का प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा है रूस के ऊपर में। नो डाउट रूस की चुप्पी भी हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, उसके लिए हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन देखिए, ये डिप्लोमेसी है और ये एक इंटरनेशनल जो एक लॉ ऑर्डर होता है। जब इसमें कुछ चेंजेज आते हैं, जो भी आ रहे हैं, हम सब महसूस कर रहे हैं कि अलग अलग पावर सेंटर्स बन रहे हैं। राइट, पहले एक अमेरिका का सुपर पावर एक बना हुआ था, अब चीन अपने आप को एक सुपर पावर अमेरिका को रिप्लेस करने की भी सोच रहा है, या अपने आप को एक कम से कम प्रोजेक्ट कर रहा है। तो जब अलग अलग पावर सेंटर्स बन रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और एक चीज ये भी कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी मजबूती यहाँ पर साफ तौर पर आई। भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम यहाँ पर दिखाई दिया, और इसमें चाहे हम S-400 की बात करें जो हमने रशिया से लिया, आकाश सिस्टम हमारा यहाँ पर बहुत बेहतरीन था, ये एक पॉजिटिव है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है, खास करके आकाश के लिए। रूस के चलिए S-400 हमने खरीदा, उसने अपना काम किया, वो टेस्टेड था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आकाश मिसाइल, भारत जो अपना जो हथियारों का एक्सपोर्ट है जो करना चाहता है, हमने कई सारे लक्ष्य रखे हुए हैं, इतने सालों में इतना हमें हथियार बेचना है। राइट, इसको लेकर के हमारे पास 2 ऐसे हथियार थे जिसको हम काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ा रहे थे। एक ब्रह्मोस जो फिलीपींस खरीद चुका है, ब्रह्मोस को यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो हमने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को उड़ाया, ब्रह्मोस से उड़ाया है, तो एकदम बिल्कुल सटीक हो गया है कि इसके अलावा ब्रह्मोस की हमारी बातचीत जो चल रही है वो चल रही है इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ ब्रह्मोस बेचने को लेकर। मेक इन इंडिया के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो गया, बहुत संभावना हो गई कि हम उसको जो है अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देश आएंगे खरीदने के लिए। बिल्कुल आएंगे। आकाश मिसाइल सिस्टम अमेरिका बेचने देगा हमको? अमेरिका से कोई लेना देना ही नहीं है हमारे ब्रह्मोस को। हमने फिलीपींस को बेचा तो अमेरिका कोई इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं किया। उसके बाजार प्रभावित होगा ना? नहीं, वो बाजार प्रभावित हो, अमेरिका ब्रह्मोस के टाइप कुछ लेकर के आए। और दूसरी बात ये होती है ना कि अमेरिकन जो कोई हथियार होते हैं कई सारे शर्तों के साथ आते हैं। उसमें अमेरिकी हथियार पहले होता है कि आप हमारी मर्जी के साथ इस्तेमाल करिए, उसके बाद वो फिर उसकी अगर वहाँ पे प्रशासन चेंज, जैसे ट्रंप प्रशासन है या फिर बाइडेन प्रशासन, पहले इंडिया ऐसी कोई शर्तें नहीं रखता, इंडिया कोई शर्त नहीं, या रूस कोई शर्त नहीं रखता, या फिर चीन कोई शर्त नहीं रखता।
अमेरिकी हथियार शर्तों के साथ आते हैं, इसीलिए अब F-35 को लेकर के जब चर्चा सुन रहे होंगे, भारत इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा है कि उनकी शर्तों में फिर बैठना काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी देश के लिए। और अर्थव्यवस्था को भारत ने पूरी तरह से तरजीह दी और बिल्कुल एक तरह से कहें कि ये जो मौजूदा स्थिति है इस पर भारत ने यही सोचा कि अर्थव्यवस्था भी अपनी संभाल कर रखनी। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था, अब देखिए भारत कोई एक दो लोगों का देश नहीं है, 140 करोड़ से ऊपर हमारे यहाँ लोग हैं। हर किसी को खाना चाहिए, हर किसी को पीना चाहिए, मूलभूत जरूरतें चाहिए। आपके पास इतनी छोटी आबादी नहीं है कि आप कोई भी ऑपरेशन, मतलब कोई भी रिस्क ले सकें, राइट। तो हम रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। हाँ, हम तैयार थे, हमने जवाब भी दिया है, लेकिन एक हद से ज़्यादा हम जा भी नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर मान ली इस थ्योरी में अगर दम है कि चीन पाकिस्तान को पीछे से उकसा रहा था कि भारत के साथ लड़ाई लड़ो, ताकि जो टैरिफ वार चल रहा है अमेरिका के साथ उसका वो फायदा मिल सके, या चीन से जो कंपनियां बाहर निकल रही है वो भारत नहीं आ पाए। लेकिन बिल्कुल सही बात है। और इसमें यह भी अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भारत की तरफ से इसको लेकर कोई काउंटर बयान नहीं आया है, और इसको लेकर भी समझा जा सकता है कि भारत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। सोच समझकर हो सकता है भारत सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। और क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में उन्होंने मीडिएट किया और वो आगे भी एक न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर बातचीत करने के लिए दोनों देशों के लिए तैयार हैं, पूरी रात ये बातचीत का दौर चला, कई बातें जो हैं उसको लेकर अभी भारत के सरकारी पक्ष का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बात अगर सीज फायर की अगर बात है तो भारत की तरफ से सीज फायर हमने लागू कर दिया ये नहीं कहा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और जो अभी मौजूदा स्थिति है गोलीबारी उसको हमने बंद किया, हमने सीज फायर लागू कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया। कश्मीर को लेकर खास करके अगर डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता करने का ऑफर दे रहे हैं, राइट, तो भारत कतई मानेगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं मानेगा। ये तो भारत सरकार का हमेशा से स्टैंड क्लियर रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इस तरफ कुछ एक भी स्टेटमेंट देकर के उसको वेरीफाई करने की भी कोशिश करेंगे कि हम इस तरह से किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता जो है उसको स्वीकार करने के मूड में है। ये इसको सिरे से खारिज किया जाए। ट्रंप हमेशा चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हमें पता है कि वो इलेक्शन से पहले से बोले थे 24 घंटे में हम ट्रंप को लेकर तो ये भी बात कही जा रही है ना कि उन्होंने यूक्रेन में शांति की बात कही, कितना शांति उन्होंने कहा दी, इजराइल और वहाँ फिलिस्तीन को लेकर कहा कि शांति समझौता करा देंगे। ऐसा लग रहा है कि बहुत बेचैन हो रहे हैं वो शांति पुरस्कार नोबेल का लेने के लिए। बहरहाल जल्दी से सबक और सीख क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई इम्तिहान होता है, परीक्षा होती है, उससे हमको कुछ टेक अवेज भी मिलते हैं। तो इस पूरे संघर्ष के दौरान भारत के लिए क्या कुछ सबक रहे हैं? जी, सबसे बड़ा साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जिसका कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अधिकारियों की, भारत के अधिकारियों की, उन्होंने इस चीज़ का ये किया कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। तो इससे समझाएं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, देखिए आज का जो मॉडर्न एरा का वार होता है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पे डिपेंड करता है कि जहाँ पे कि आप अलग अलग इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं कि एक हथियार दूसरे हथियार के साथ कनेक्टेड रहते हैं, फिर दूसरा हथियार तीसरे हथियार के साथ कनेक्टेड रहता है, ताकि क्या होता है कि हर में आपस में जो कोऑर्डिनेशन बनता है। और देखिए जिस तरह से मॉडर्न वारफेयर आगे जा रहा है, तो 6th जनरेशन फाइट अगर आता है तो उसमें कहा जा रहा है कि उसमें पायलट की भी बैठने की जरूरत नहीं होगी। इसको हम पूरी तरह से रिमोट से मॉनिटर करेंगे, कंप्यूटर पर बैठ करके, जो हाईटेक कंप्यूटर जो उनके हिसाब से होंगे उसके पे बैठ के हम उसको मॉनिटर करेंगे। तो हमें जो खास करके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का साफ मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हथियारों का करना, इस चीज़ को हमें इस बार भी हमें पता चला है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। यस, हाँ, ऑफ कोर्स उसकी ज़रूरत होगी, उसको काफ़ी तेज़ी के साथ हमें आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। उसके बाद जो फिर हम लोग जैसे ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस में क्या होगा कि ब्रह्मोस एनजी करके नेक्स्ट जनरेशन हम बना रहे हैं, उसके निर्माण को हमें और ज़्यादा तेजी के साथ लाना होगा। डीआरडीओ में एक बहुत शानदार काम किया हुआ है ब्रह्मोस को बनाने में, उसका प्रोडक्शन जो है बिल्कुल। और अभिजात, एक अपने इस आर्टिकल में आपने एक चीज का उल्लेख किया और ये हम लगातार पहले से ही करते आए कि भारत को जरूरत 42 स्क्वाड्रंस की है। Yes. ठीक है, स्क्वाड्रन समझाइएगा जरा आम भाषा में हमारे दर्शकों को और हमारे पास, हमारे व्यूअर्स को, और हमारे पास 32 ही स्क्वाड्रन है। Yes. ये 42 स्क्वाड्रन की जरूरत क्या चीन और पाकिस्तान अगर दोनों फ्रंट पे लड़ना है उनके लिहाज से जरूरी है? और एक स्क्वाड्रन में का मतलब क्या हुआ और कितने उसमें जहाज होते हैं? देखिए, स्क्वाड्रन का मतलब ये हो जाता है कि अलग अलग, जैसे भारत सरकार के ही मुताबिक भारत सरकार ने जो प्रस्तावित किया हुआ है, इंडियन एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन होना चाहिए टू फ्रंट वार की स्थिति में, राइट। और ऐसे भी आइडियल कंडीशन में भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन होना चाहिए। हर देश के स्क्वाड्रन में कितने फाइटर जेट्स होते हैं उसकी अलग अलग संख्या है, कहीं पे 18, कहीं पे 20, कहीं पे 25, ये अलग अलग होता है। इसमें आप अगर कहेंगे भारतीय वायुसेना के पास कितने होते हैं तो एग्जैक्टली फिगर कोई बताता नहीं है, और ये पब्लिक डोमेन में होता नहीं है। ठीक बात।
उसके बाद ये होता है कि अपने पास पिछले दिनों हमने कई सारे अधिकारी से बात की थी इलेक्शन से, मतलब ये वॉरफेयर से पहले भी, या हम लोग पहले से भी लिखते आए हैं कि हमारे पास फाइटर जेट्स की संख्या कम रही है। भारत इस उधेड़बुन में फंसा हुआ है कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट कहीं से खरीदें या फिर हम खुद जो AMC आम का हमारा भाई बन रहा है, तेजस हमारा भी चल, हाँ, तेजस पे भी के काम लिए, चल रहा है। उसके लिए प्रोडक्शन काफी लेट रहा है। तो हमें फाइटर जेट्स को लेकर के अब हमें कोई ये कोताही बरतनी नहीं होगी। हमें जल्द से जल्द फाइटर जेट्स चाहिए, चाहे हम रूस से खरीदते हैं या अमेरिका से खरीदते हैं या फिर अपना हम बना रहे हैं। तो अब इसमें या फिर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो MRFA करके हमारा एक प्रोग्राम है जो कि जिसके तहत 114 फाइटर जेट्स हम खरीदने वाले हैं। तो इन सब कोई भी प्रोजेक्ट जो हमारा फाइटर जेट्स को लेकर के है, उसको हमें उसको अपने मतलब वायुसेना में शामिल करने का जो प्रक्रिया है उसको हमें काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। उसमें अब हम कोई लेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 2019 से लेकर के 2025 तक जो भी चल रहा है, कम से कम 3 वार में हम उलझते बचे हैं। सबसे पहले पुलवामा, ये चीन के साथ हम उलझे थे डोकलाम में, ठीक है। फिर पाकिस्तान के साथ हम एक बार उलझे थे इससे पहले पुलवामा में हमले के बाद, और ये तीसरी बार है। यानी अगर ये 6 या 7 साल के अंतराल पर अगर आप 3 बार युद्ध में फंसते बच रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब है कि कभी भी किसी भी सेकंड्स को भी एक आपातकालीन स्थिति बन सकती है। सो मुझे नहीं लगता कि अब भारत सरकार भी इसमें कोई अब कोताही बरतने की मूड में होगी। आई थिंक अब जब ये सब चीज़ें शांत होंगी उसके बाद उस तरफ देश आगे बढ़ेगा। सिविलियंस का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है जब किसी तरह के संघर्ष होता है, तो उस स्तर पर हमने क्या तैयारी देखी है? हमने पहले ब्लैकआउट और ये तैयारी की थी, उसकी पूरी रिहर्सल भी की थी। ये किस तरह से बैठ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का हमने देख लिया एक बार फिर से, उसने सिविलियन इलाकों को ही निशाने पर। यस, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि क्या हमारे बॉर्डर्स पे बंकर्स हैं या नहीं है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है मतलब जो LOC से या जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे बंकर्स किया। हाँ, जहाँ पे अगर जहाँ तक मेरे को जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके होते हैं और जो लोग घर होते हैं, उन घरों में ही बंकर वहाँ पर बने होते हैं, क्योंकि इस तरह की स्थिति हमने 65 में देखी, 71 में देखी, इसलिए वो इस चीज़ से वाकिफ हैं। तो लगातार वो अपने घर में ही बंकर नुमा कुछ जगह बनाकर, अगर ऐसा है तो हमें, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें उसको बनाना होगा। इसके अलावा जो देश को एक वार जोन में जाने के बाद जो माइंडसेट होता है, इसमें सबसे अच्छी बात है हमारे यहाँ की इस बार जो भी 22 तारीख के बाद जो भी माहौल बना, सारी पार्टियां, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। हमें बहुत दाद देनी होगी उन लोगों की जिन्होंने कि जो हमारे एक्स डिप्लोमेट्स रहे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से भारत का पक्ष रखा। सादिक खान जो फ्रांस में भारत के एम्बेसडर थे, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। शशि थरूर, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से भारत की बात को रखा है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को उन्होंने बेनकाब किया, हटाया है। तो इसके अलावा मेरा ये मानना है कि शायद हमें उस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जहाँ नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, उसकी तरफ हमें और ज़्यादा आक्रामकता से ध्यान देना होगा। इसके अलावा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है, रूस क्या परवाह करता है, इजराइल क्या परवाह करता है, हम क्यों परवाह करें? हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करते हैं, कि हम सब भी बच्चा जिसको कहते हैं कि हमें सब अच्छा कहे, अच्छा कहे। नहीं, तो इस बार तो लेकिन हमने साफ कह दिया कि हम जो हैं, हमने कह दिया, अच्छे बच्चे तभी तक हैं जब तक आप अच्छे हो। हाँ, तो इस चीज़ को आपको संदेश देना पड़ेगा और आक्रामकता के साथ। अगर आप जैसे रूस का या इजराइल का आपने जिक्र किया है, तो इजराइल को लेकर के खौफ आता है मन में, अगर किसी कोई वहाँ पे हमला करने जाएगा या आतंकवादी, एक खौफ आएगा। तो भारत को अपने आप एक ऐसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि जैसे इस बार आपने किया है, इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि हम, ऐसा नहीं है कि अच्छे बच्चे। अभिजात, एक चीज लास्ट मेरे को ये जो समझ में आ रही है कि एक तो हमको अपना डिफेंस को लेकर जो बजट है उसको बढ़ाना होगा। आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो चाइना से हमारा आधा ही है, ठीक है, एक तिहाई के आसपास है। पाकिस्तान से भले ही हम ये फक्र करें कि पाकिस्तान से हमारा शायद 3 गुना है, 10 गुना ज्यादा है। तो एक तो रक्षा बजट पर हमें बढ़ाना होगा अपना खर्चा, दूसरी तरफ हमें निर्भरता, जो दुनिया के जो हथियार हैं उससे निर्भरता हमको घटानी पड़ेगी। इस बार का सबसे पॉजिटिव में से, अगर कई सारे पॉजिटिव उसमें से एक ये भी है कि हमारे पास गोला बारूद, हमारे पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं थी, राइट। मिसाइल्स जो आकाश में लगे, चाहे फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लगे, उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं थी। अगर ये वारफेयर अगर टैंक या तोप की तरफ आता तो आप यकीन मानिए पाकिस्तान के पास शायद 3 या 4 दिनों ज़्यादा नहीं होता, उसे कहीं से आगे से खरीदना पड़ता। और आज की तारीख में कोई किसी को हथियार देने वाला नहीं है।
लेकिन भारत के पास अब कई सारे जो निजी जो रक्षा कंपनियां वो सामने आकर बहुत भारी संख्या में हथियारों का उत्पादन हो रहा है। अभी पिछले दिनों रिपोर्ट भी आई थी कि जो भारत फोर्ज है और महिंद्रा है, इनके साथ भारत सरकार ने इनको कहा भी है कि आप प्रोडक्शन हथियार का काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ाइए। तो इस मामले में भारत का बहुत पॉजिटिव रहा है कि हम इंडिजीनियस हथियार बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं। इंडिजीनियस और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाया जाएगा जैसा मुझे लग रहा है। खास करके जो सब हथियार हमारा साबित हुआ इस बार, आकाश चाहे ब्रह्मोस या फिर अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स जो जिन्होंने अपना युद्ध में अपना जो कि वार प्रूवन, उसकी प्रोडक्शन और हमें लगता है बढ़ाई बिल्कुल जाएगा। अभिजात, और साफ तौर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर और विदेशी मीडियाज के भ्रामक प्रचार पर हमारे देश के लोगों को नहीं जाना चाहिए। इंतजार और भरोसा अपनी सरकार और सेना पर बिल्कुल, करना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। और ये देखना चाहिए, क्योंकि ये तो दो टूक कह दिया गया है कि भारत अब पाकिस्तान के किसी भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत की सेना अभी भी तैयार है, किसी भी तरह की हिमाकत, हरकत, शरारत अगर की जाती है, और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। Yes. ये हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की कि क्या कुछ हमारे लिए पॉजिटिव्स रहे, क्या कुछ सबक और सीख रही। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में क्या अच्छी चीज़ लगी, क्या हमारी कमी लगी, वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस वीडियो में आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।